अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 फॉरेक्स चैप्टर से। एंड ये क्वेश्चन आपको टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 48 है जो आपका आईसीए का नया एसएम है। एंड साथ ही साथ हमारे मेट में पेज नंबर 40 में जो कि करेंसी एंड फ्यूचर ऑप्शन का जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है वहां पर एक क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलेगा पेज नंबर 40 में, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी क्वेश्चन जो आईसीए ने टेस्ट योर नॉलेज में इंक्लूड किए ना, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे मैट के अंदर है, कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिखने वाला नहीं है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करते हैं। एमएस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड exports air conditioners to Germany by importing all the components from Singapore. The company is exporting 2,400 units at a price of euro 500 per unit. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एमएस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक्सपोर्ट करता है क्या, एयर कंडीशनर। गर्मी का टाइम है तो एयर कंडीशनर एक्सपोर्ट करता है जर्मनी में, और इसके लिए बदले में ये कंपोनेंट्स जो एसी का कंपोनेंट्स होता है वो ये कहाँ से परचेज करता है, सिंगापुर से। यानी कंपोनेंट्स परचेज करता है, उसको असेंबलिंग वगैरह करता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जर्मनी में सेल कर देता है। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2,400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ euro 500 पर यूनिट। यानी जो सेल कर रहा है ना, ये कितना सेल कर देता है, ये सेल कर देता है 2,400 यूनिट्स, ठीक है, इतना सेल करता है क्या प्राइस में, एट euro 500 पर यूनिट, euro 500 पर यूनिट में ये सेल कर देता है। आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स इज $800 पर यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है 2,400 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं तो हम कंपोनेंट्स भी 2,400 ही परचेज करेंगे, और हम जो पर यूनिट परचेज करते हैं कितना में करते हैं, $800। तो हमारा परचेज का कॉस्ट क्या होगा, परचेज का कॉस्ट होगा हमारा 2,400 यूनिट्स इंटू $800 पर यूनिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमएस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एक तरफ इसका डॉलर का एक्सपोजर है और दूसरी तरफ इसका यूरो का एक्सपोजर है, ये हमें समझ में। आगे बढ़ते, द फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा रहता है उसी को यूनिट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो 2,400 आपका यूनिट है और पर यूनिट इन्होंने कह दिया कि 1,000 का फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो कितना आपको पता है, 2,400 इंटू 1,000 होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका 24 लाख है, एंड इसी को फिर बाद में क्या किया गया, पर यूनिट डिवाइड करके निकाला गया कि 1,000 रुपीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट वाइज नहीं होता, वो टोटल होता है हमारा, है ना। यानी हमारा जो हमारा रेंट वगैरह में हमने कुछ फैक्ट्री वगैरह लिया है, यानी ऐसा फिक्स कॉस्ट जिसे अवॉइड हम नहीं कर सकते। तो ये 24 लाख रुपीज आपका फिक्स कॉस्ट है, ये बढ़ने वाला नहीं है। ये आप कितना यूनिट्स बनाओ आपका 24 लाख ही रहेगा, कितना यूनिट्स आप बनाओ। और ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, इसे एलोकेट कर देते बिटवीन यूनिट्स। तो यहाँ पर 24 लाख का ही कॉस्ट था टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे आपका 2400 यूनिट्स में एलोकेट करने पर यूनिट आया आपका 1,000। तो चलिए हमें फिक्स कॉस्ट पता चल गया कि इतना फिक्स कॉस्ट बनता है। फिर 1,500 रुपीस आपका वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। कितना वेरिएबल कॉस्ट आपका 1,500 है, ये आपका वेरी करेगा, जितना यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल एक कैलकुलेटर की बात करता हूं, तो कैलकुलेटर को अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे कोई एक प्रेमाइसिस चाहिए जहां पर मैं कैलकुलेटर को बनाऊंगा, और भी मेरे बहुत सारे फिक्स खर्चे होंगे, जैसे ऑफिस का रेंट मेरा फिक्स खर्चा होगा, किसी एम्प्लॉइज को सैलरी पे रखा है फिक्स सैलरी पे, तो वो सारे मेरे फिक्स खर्चे लगे नहीं है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता, भले मैं कैलकुलेटर कितना ही क्यों ना बनाऊं। पर कैलकुलेटर बनाऊंगा तो इसके जो बटन वगैरह है, इसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो तो उतनी लगेगी ना जितना मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया, है ना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना लगता है पर यूनिट, 1,500 हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगता है। द कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी आर ड्यू इन 6 मंथ्स। अच्छा, ये ध्यान रखना, फॉरेन करेंसी में कैश फ्लोज ड्यू, और वो कब ड्यू है, 6 महीने में, 6 मंथ्स में ड्यू है। मतलब ये जो आपको डॉलर में पेमेंट करना है, परचेज जो आपने किया डॉलर का पेमेंट भी आपका 6 मंथ्स में होगा, जो आपको सेल का पेमेंट आएगा यूरो में ये भी आफ्टर 6 मंथ्स ही आएगा दोनों। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखो करंट एक्सचेंज रेट हमें दिया हुआ है आर एस फॉलोज, रुपी पर यूरो दिया हुआ है, रुपी पर डॉलर दिया हुआ है आपको एक्सचेंज रेट। फिर आगे आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद का एक्सचेंज रेट भी हमें दे दिया, यानी ये तो आपका स्पॉट है, और 6 महीने के बाद का हमें मान लो ये फॉरवर्ड रेट होगा, एक्सचेंज रेट आपको दे दिया गया 6 महीने के बाद का इतना है, रुपी पर यूरो और रुपी पर डॉलर का दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ए में हमसे क्या पूछा गया, हम ये समझते हैं। पॉइंट नंबर ए में हमसे पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से आपका क्या लॉस या गेन आ रहा है, ये पूछा, एकदम सिंपल सा बात पूछ रहा है। ये क्या पूछना चाहता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब देखो ना, स्पॉट रुपी पर डॉलर जो है
वो बदल जाना, वो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है। मतलब सोचो अगर आज रुपी पर डॉलर 50 रुपीज है, आज है रुपी पर डॉलर 50 रुपीज, और मान लो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स रुपी पर डॉलर हो जाएगा 60 रुपीज, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितने का, 10 रुपीज का। तो मतलब अगर मैं आज डॉलर खरीदता हूं तो मेरा 50 रुपीज लगेगा, पर वही मैं अगर डॉलर 6 महीने के बाद खरीदूंगा तो मेरा कितना लगेगा, 60 रुपीज, यानी 10 रुपीज का जो मेरा क्या है, ये ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है। तो वही हमें यहां पर समझना है, ओवरऑल हमारा क्या ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हो रहा है। तो अब देखो ना, यहां पर अगर मैं डॉलर की बात करूं, आपको परचेज किया, आपने क्या किया, आपने परचेज किया 2400 यूनिट्स, है ना, जिसपे आपको 800 पर यूनिट डॉलर आपका कॉस्ट लगने वाला है, डॉलर 800 पर यूनिट आपका कॉस्ट लगने वाला है। तो जितना डॉलर आपका लगेगा, ये डॉलर आप क्या करोगे, 6 महीने के बाद खरीदोगे। 6 महीने के बाद खरीद के हम क्या करेंगे, सप्लायर को दे देंगे, क्योंकि सप्लायर को डॉलर पेएबल है, तो डॉलर पहले बाई करना पड़ेगा, और बाई करके डॉलर सप्लायर को दिया जाएगा। तो आज थोड़े ना बाई करना है, ये तो 6 मंथ्स के बाद बाई करना है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हमें सप्लायर को देना है डॉलर। तो हमें 6 मंथ्स के बाद अगर डॉलर सप्लायर को देना पड़ेगा, तो 6 मंथ्स के बाद हम इस रेट पे खरीदेंगे। तो डॉलर खरीदेंगे, डॉलर का रेट दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, ये वाला, यानी होगा यहां पर 27.75 हमारे लिए काम का है ना, ये वाला रेट पे हम खरीदेंगे। तो आप समझो हम तो इस रेट पे खरीदेंगे, पर सोचो ना अगर हम स्पॉट पेमेंट कर देते, हम तो 6 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो 6 महीने के बाद डॉलर खरीदेंगे। पर सोचो ना अगर हम स्पॉट पेमेंट करते तो हम स्पॉट डॉलर खरीदते, अगर हम स्पॉट डॉलर खरीदते तो डॉलर का रेट हमारे ये वाला लगता, ये वाला कितना हो गया, 27.25 लगता हमारा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जबकि यहां पर ये जो ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 6 महीने के बाद डॉलर को पेमेंट करेगा, और 6 मंथ्स के बाद ये डॉलर पेमेंट करेगा, तो 6 मंथ्स बाद ये डॉलर खरीदेगा 27.75 पे। पर वही अगर ये आज ही डॉलर का पेमेंट कर देता, तो इसका कितना लगता है, इसका 27.25 लगता। तो इसका लॉस हो रहा है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हो रहा है ना, यानी फॉरेन करेंसी में चेंज होने की वजह से इसका एक्सपोजर हो रहा है। ये कोई इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर नहीं है, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करने का आपका एक्सपोजर है। अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं करते तो ये आपका एक्सपोजर नहीं रहता, है ना। जो आपका वैल्यू बदलने का एक्सपोजर हो गया, इस दरवाजे को बंद कर देना, वैल्यू बदलना क्या हो गया, आपका एक्सपोजर हो गया। तो यहां पर आप समझो 27.25 से 27.75 पे पहुंचना, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है, यहां पर क्लियर कट 50 पैसे का नुकसान है, क्लियर कट 50 पैसे का नुकसान है। हमें समझ में आया क्यों नुकसान है, क्योंकि हम आज पेमेंट करते तो 27.25 लगता, हम पेमेंट कर रहे हैं 6 मंथ्स के बाद, जिसकी वजह से हमारा लग रहा है 27.75, यानी हमारा 50 पैसा ज्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम 6 मंथ डिले करके पेमेंट कर रहे हैं। ये जो 50 पैसा आपका ज्यादा लग रहा है पर डॉलर, ये आपका ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, ये आपका लॉस है ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो ऑब्वियसली बात है, ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर क्या कहेगा, मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहा हूं, और 6 महीने के बाद मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, 50 पैसा मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहां पर 50 पैसा एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, यही आपका लॉस है। तो यहां पर पूछा ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो सिंपल सी बात है, हम बता देंगे पर यूनिट हमारा 50 पैसे का नुकसान है। तो ओवरऑल कितना नुकसान होगा, पर यूनिट नहीं, पर डॉलर 50 पैसे का नुकसान है। गलती से बोल दिया पर यूनिट, पर डॉलर हमारा 50 पैसे का नुकसान है, और एक यूनिट में हमें $800 पे करना है। तो एक यूनिट में कितना नुकसान है, 800 इंटू 50 पैसा, यानी 400 रुपीज। और टोटल हम कितना यूनिट परचेज करें, 2400 इंटू 2400 कर दिया मैंने, यानी आएगा 9,60,000। तो डेट मींस मेरा कहना ये कि मेरा लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हो रहा है कितना, 9,60,000 इन केस ऑफ डॉलर। डॉलर के केस में मेरा लॉस हो रहा है ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर 9,60,000। मैं इधर भी निकालूंगा, इधर भी निकालूंगा यूरो वाला, पर पहले मैंने बात किया इसका। तो मतलब मैंने आपको यह समझाया कि यहां पर एंटिटी ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आज पेमेंट कर देता तो उसका 27.25 रुपये में वो डॉलर खरीदता, पर वो पेमेंट करेगा 6 महीने के बाद, इसकी वजह से उसको 27.75 रुपये में उसे डॉलर खरीदना पड़ेगा, यानी 50 पैसा एक्स्ट्रा देके उसे डॉलर खरीदना पड़ेगा, $1। तो $1 पे एक्स्ट्रा देगा कितना, 50 पैसा। उसे टोटल डॉलर कितना देना, उसे टोटल डॉलर देना है 2400 इंटू 800, उसे टोटल डॉलर देना है ये 2400 इंटू 800, इतना ही तो डॉलर उसे देना है, यानी कितना देना है, 90,20,000 उसे देना है। 90,20,000 उसका पेएबल है, और पर डॉलर उसका नुकसान है कितना, 50 पैसा इंटू 0.5 पैसा, है ना, यानी इसका रुपया आ जाएगा कितना, 9,60,000 रुपीज का इसका एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है, क्योंकि ये 6 महीने की बात पे कर रहा है, ये इसका लॉस है। ये हमने समझा। अब अगर मैं बात करूं इसका, तो ये भी सिंपलेस्ट तरीके से आप समझ जाओगे। यहां पर क्या होगा, इसका यूरो आएगा,
इसका यूरो जाएगा नहीं, इसका यूरो आएगा, रिसीवेबल है। यूरो क्या है, यहां पर सेल करोगे तो यूरो रिसीवेबल है। तो आप देखो यूरो हमें कौन सा मिलेगा, हम समझते हैं यूरो में आज मिलेगा कि 6 महीने के बाद मिलेगा, यूरो में 6 महीने के बाद मिलेगा। तो अगर हमें यूरो 6 महीने के बाद मिलेगा तो यूरो को हम 6 महीने के बाद क्या करेंगे, सजा के रखेंगे? नहीं नहीं, हम उस यूरो को सेल कर देंगे। यूरो में 6 महीने के बाद जब मिलेगा, मेरे झोली में यूरो आएगा कस्टमर से बहुत सारा, मैं उस यूरो को एक्सचेंज वाले के पास ले जाके बेच दूंगा और बदले में रुपया ले आऊंगा, तो यूरो में सेल करूंगा। देखो कोड किसका दिया हुआ है, यूरो का। तो 6 मंथ्स के बाद यूरो को अगर आप सेल करोगे तो छोटा वाला, बाई का रेट महंगा, सेल का रेट छोटा, तो ये 52 रुपीस में आप सेल करोगे, मतलब ये 52 टिक हो जाएगा। पर सोचो ना, वही अगर यूरो मुझे स्पॉट मिल जाता तो स्पॉट तो मैं 51.5 में सेल करता। अगर यूरो मुझे स्पॉट मिल जाता तो मैं 51.5 पे सेल करता ना, पर यूरो मुझे मिल रहा 6 महीने के बाद, इसलिए मैं 52 में सेल करूंगा। तो यहां पर तो फायदा हो रहा है। अगर स्पॉट सेल करता तो 51.5 रुपी करके मिलता मुझे यूरो का, पर मैं 6 महीने के बाद सेल करने की वजह से मुझे 52 रुपीस करके मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिसीवेबल है, यहां पर पेबल नहीं, पेबल होता तो नुकसान होता, रिसीवेबल है, इसलिए मेरा 50 पैसा, 51.5 52 50 पैसा का मेरा फायदा होगा पर यूरो। पर यूरो कितना फायदा होगा, 50 पैसा का। और टोटल मुझे यूरो रिसीव कितना होगा, 2400 इंटू 500, मुझे टोटल यूरो रिसीव होगा 12 लाख। इसको अगर मैं टोटल कर दूं, मुझे 12 लाख यूरो रिसीव होगा 6 महीने के बाद, और हर यूरो में मैं एक्स्ट्रा 50 पैसा कमा रहा हूं ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, क्योंकि स्पॉट रेट है 51.5 और बाद में बदल के हो जा रहा है 52। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, स्टार्टिंग में जब एमएस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिलिंग किया होगा तो उस दिन के स्पॉट रेट के हिसाब से जनरली ऐसा ही होता है कि बिलिंग क्या होगा। तो यहां पर आप समझो कि इसका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से इसका यहां पर फायदा हो रहा है 50 पैसा का, क्योंकि ये 6 महीने के बाद का पेमेंट इसको मिल रहा है। अगर इसे स्पॉट पेमेंट मिलता तब तो इसका ये फायदा नहीं होता। तो पिछले वाले में, डॉलर वाले में पेबल था, नुकसान हो रहा था, यहां पर रिसीवेबल है, फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 12 लाख इंटू 50 पैसा, यानी यहां पर फायदा हो गया 6 लाख रुपीस का फायदा हो गया। मैं लिखवा दूंगा पर मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। तो 6 लाख रुपीस का फायदा हुआ इन केस ऑफ यूरो, और इन केस ऑफ डॉलर आपका 9,60,000 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ आपका। एक तरफ 9,60,000 का नुकसान और एक तरफ आपका क्या हुआ, 6 लाख का फायदा। तो अल्टीमेटली नेट लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कितना हुआ, 3,60,000 रुपीस। तो वही आपका आंसर है पॉइंट नंबर ए का, कि ओवरऑल नेट लॉस है ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मेरा कितना है, 3,60,000 रुपीस है। अब इसी को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा वंस मोर, ताकि आपका रिवाइज एकदम होले होले अच्छी तरीके से हो जाए। एंड बहुत ज्यादा ये गंदा भी हो गया, इसको एक बार मैं रब कर रहा हूं, मैं फाइनल टच दे रहा हूं अभी। हाँ, एकदम सिंपलेस्ट वे में फाइनल टच दूंगा अभी मैं आपको। अभी एक बार इसका सोल्यूशन भूल जाओ, एक बार इसका सॉल्यूशन भूल जाओ। आप ये समझो फिर से कि मुझे 2400 यूनिट जो है ये मुझे खरीदना है ना, इसका कंपोनेंट मुझे खरीदना, फिर इसे मैं बेचूंगा भी यूरो में। तो मैं क्या करूंगा, $800 करके 2400 यूनिट खरीदूंगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2400 यूनिट इंटू 800, यानी ये मिला के मुझे इतना डॉलर पे करना है। तो मुझे पता चला मुझे कितना डॉलर पे करना है, मुझे $19,20,000 पे करना है। ये समझ में है, क्योंकि 2400 यूनिट्स में खरीदूंगा और हर यूनिट को खरीदने का $800 लगेगा। तो इतना डॉलर मुझे पे करना है। अगर मैं आज ही पे करूंगा डॉलर तो मेरा 27.25 लगेगा, है ना। और वही अगर मैं 6 महीने के बाद पेमेंट करूं तो मेरा लगेगा 27.75। तो मैं तो 6 महीने के बाद ही पेमेंट करूंगा, साफ साफ लिखा है, सारा पेमेंट 6 महीने के बाद होगा। तो 6 महीने के बाद पेमेंट करने की वजह से मेरा एक्स्ट्रा जो है 50 पैसा लग रहा है। ये एक्स्ट्रा 50 पैसा मेरा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, क्योंकि आपका रेट बदल जा रहा है ना। ये तो आपका फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया आपने, इसी वजह से आपका रेट बदलने की वजह से आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि 50 पैसा करके मेरा पर डॉलर नुकसान है। तो टोटल कितना, 19,20,000, यानी इससे आएगा कितना, 9,60,000 रुपीस का मेरा लॉस आया। ये मैंने एक समझाया आपको। चलो अब इसको मैं एक और दूसरे वाला भी समझा देता हूं। दूसरे वाला यहां पर यूरो मेरा क्या रिसीवेबल है, यूरो मेरा कितना रिसीवेबल है, 2400 यूनिट्स पे मेरा 500 यूरो करके रिसीवेबल है। तो टोटल अगर मैं यूरो की बात करूं तो हो रहा है 12 लाख यूरो, 12 लाख यूरो मेरा रिसीवेबल है। अगर ये मुझे स्पॉट मिल जाए तो मैं स्पॉट यूरो को बेच दूं, और यूरो का कोड दिया हुआ, यूरो बेचना कितने में, 51.5 पे, पर मुझे मिलेगा कब, 6 महीने के बाद। तो मैं 6 महीने के बाद ही तो बेचूंगा। तो सोचो ना, अगर स्पॉट बेचूं तो 51.5 मिलता है, पर मैं तो रियल में बेचूंगा 6 महीने के बाद, तो मुझे 52 मिलेगा। तो देखा जाए तो रियलिटी में मेरा फायदा हो रहा है ना 6 महीने के बाद बेचने की वजह से, कितना, 51.5 की जगह 52 रुपीस, यानी 50 पैसे का फायदा हो रहा है। तो ये जो 50 पैसा का मेरा फायदा हो रहा है
ये जो मेरा 50 पैसा का फायदा हो रहा है, ये मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से फायदा हो रहा है, क्योंकि 51.5 की जगह लग रहा है कितना, 51.5 की जगह आ रहा है कितना, 52 आ रहा है। तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या, जिसकी वजह से मेरा 50 पैसा का फायदा हो रहा है। तो यहां पर 12 लाख इंटू 50 पैसा अगर मैं करूंगा तो मैं कहूंगा मेरा ₹6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है यहां पर, है ना। तो एक तरफ 9,60,000 का नुकसान, एक तरफ ₹6 लाख का प्रॉफिट। तो नेट पे नुकसान कितना हुआ, नेट पे नुकसान हुआ मेरा ₹3,60,000 का लॉस हुआ। डेट इज माई लॉस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो चलिए हमने ये समझ लिया, अब हम नेक्स्ट पार्ट बी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज ₹25,000। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपको निकालना है कि लॉस या गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एंड ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर कितना होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जो है ₹25,000 हो गया। मतलब पहले हमारा जो सेल प्राइस होता था ना €500 पर यूनिट, यानी हम एक यूनिट को बेचने के लिए कितना लेते थे, €500 डिमांड करते थे पर यूनिट, ये हमारा सेल प्राइस था। अब हम €500 की जगह हम कितना लेंगे, हम ₹25,000 लेंगे। दैट मीन्स हमने क्या, इन केस ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, क्या हमने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को एलिमिनेट कर दिया। यस, हमने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को एलिमिनेट कर दिया, है ना। अब हमें यूरो का ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हमारा नहीं है, क्योंकि हम रुपी में बिलिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि जो डॉलर में हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पहले भी हम डॉलर में कंपोनेंट परचेज कर रहे थे, 2400 यूनिट्स हम परचेज कर रहे थे एट द रेट 800 पर डॉलर। तो डॉलर का तो हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आज भी रहेगा, लेकिन आपका यूरो का जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था ना वो एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अब आप यूरो पे बिलिंग नहीं कर रहे हो, अब आप रुपया पे बिलिंग कर रहे हो। तो मान लो मैं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हूं, मैं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में अब यूरो में बिलिंग नहीं करता हूं, हाँ मैं डॉलर में परचेज करता हूं। तो डॉलर में परचेज करने पर मेरा डॉलर का तो एक्सपोजर रहेगा ट्रांजैक्शन का, है ना, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रहेगा ही, क्योंकि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मेरा डॉलर पे आज भी है, मुझे डॉलर पे पैसे चुकाने पड़ते मेरे सप्लायर को। लेकिन मैं, आप मान लो यूरोपियन हो, आपको मैं जो गुड्स बेचता हूं, पहले मैं आपको यूरो में बेचता था तो मेरे यूरो में भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था, है ना। पर अब मैं आपको यूरो में नहीं बेचता हूं, मैंने अब बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया रुपी में। तो रुपी में बिलिंग करने की वजह से अब मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था वो एक्सपोजर हट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि मुझे अब आपसे रुपया लेना है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रुपये पर यूरो क्या है, मुझे तो आपसे रुपया 25,000 लेना है पर यूनिट। तो हाँ, हमने समझ लिया कि इन केस ऑफ सेल ट्रांजैक्शन आपका यूरो में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एलिमिनेट हो गया है, हाँ आपका डॉलर में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर स्टिल एग्जिस्ट करता है। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो है ये हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इसे आप स्टार भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे आगे। यहां पर अब देखो आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया। क्या दिया गया, करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू रुपी पर यूरो 51.75, रुपी पर डॉलर 27.10। ये अब आपके क्या हो गए, ये आपके करंट एक्सचेंज रेट हो गए। यानी पहले का हमारा एक्सचेंज रेट क्या था, पहले का हमारा एक्सचेंज रेट ये था, है ना, प्रीवियस एक्सचेंज रेट हमारा ये था, अब करंट एक्सचेंज रेट हमारा बदल गया। और ये करंट एक्सचेंज रेट देने का रीजन पता है क्या, इससे आप ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो हम समझेंगे ना, ये इकोनॉमिक एक्सपोजर, इसमें इसका रोल होने वाला है, इसमें इसका रोल आने वाला है। तो यहां पर ये हम समझेंगे, पर पहले ही काम करते ना, पहले हम ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकाले थे इन केस ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन, जो आपका डॉलर में आज भी ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, क्या हम वो नहीं निकाल सकते, हम निकाल लेते। तो अब हम जो भी निकालेंगे हमारा करंट एक्सचेंज रेट है, इसी के बेसिस में हम निकालेंगे, है ना। तो आप देखो, यानी अब आज से समझ लो नया नया सुबह है, नए नए सुबह को आज से करंट एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा करंट एक्सचेंज रेट है। और क्या 6 मंथ्स एक्सचेंज रेट पुराना वाला लेना, यस, ये 6 मंथ्स एक्सचेंज रेट जो है वही रहेगा, रुपी पर यूरो 52.00/52.05, और आपका रुपी पर डॉलर जो है 27.70/27.75। तो ये जो है वही तो वही रहेगा, है ना, लेकिन आपका करंट एक्सचेंज रेट अब बदल चुका है। तो अब मेरी बात सुनो, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में बात करूं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में हम क्या देखते थे कि अगर ये स्पॉट में हम पेमेंट करें, मैं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे डॉलर कितना पे करना होता है, मैं 2400 यूनिट्स परचेज करता हूं और मुझे डॉलर पे करना होता है 800 पर यूनिट ऑफ परचेज। तो इसलिए मुझे $19,20,000 पे करना पड़ता है। तो मैं $19,20,000 कहां से लाऊं, एक्सचेंज रेट से खरीदूंगा ना, तो मुझे डॉलर खरीदना पड़ता है। मैं क्या देके खरीदूंगा, मैं इंडिया में रहता हूं, मैं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हूं, मैं रुपी मेरे पास है ढेर सारा है,
तो मैं रुपया को बेचूंगा, रुपया को बेच के मैं क्या करूंगा, डॉलर खरीदूंगा। तो मुझे डॉलर खरीदना है 19,20,000। क्या रेट में मैं डॉलर खरीदता हूं? अगर मान लो मैं करंट आज ये डॉलर खरीद के चुका दूं तो मेरा क्या रेट पड़ेगा? डॉलर खरीदने का रेट ये वाला, यानी 27.15 होगा, है ना। डॉलर खरीदने का रेट क्या होगा? 27.15। पर क्या मैं आज स्पॉट में पेमेंट कर रहा हूं? क्या मैं स्पॉट में खरीद रहा हूं? नहीं, मैं पेमेंट करूंगा कब? मैं पेमेंट करूंगा 6 मंथ्स के बाद। तो 6 मंथ्स के बाद मुझे डॉलर कितना देना होगा? 27.75 डॉलर देना होगा। यानी अगर मैं आज ही पेमेंट कर दूं तो मुझे 27.15 भी देना पड़ेगा, पर मैं पेमेंट कर रहा हूं 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद, इसकी वजह से मुझे देना पड़ रहा है 27.75। यानी दैट मींस व्हाट, डिले 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करने की वजह से मेरा एडिशनली 0.60 एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब 27.15 मेरा लगता अगर मैं स्पॉट पेमेंट करता, पर मैं 6 मंथ्स के बाद पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा $1 खरीदने का कॉस्ट जो 27.15 लग सकता था, वो 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करने की वजह से $1 खरीदने का मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 27.75। यानी डेट मींस इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.60 एडिशनल कॉस्ट आपका लग रहा है, 0.60 एडिशनल कॉस्ट आपका लग रहा है पर डॉलर, है ना। तो ये आपका क्यों लग रहा है? ये आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होने की वजह से लग रहा है। आप जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप डॉलर पे पेमेंट कर रहे हो, इसी के वजह से डॉलर रुपी पर डॉलर में बदलाव आने की वजह से, रुपी पर डॉलर में चेंज आने की वजह से आपको जो 27.15 देने से आपका काम बन जाता है स्पॉट में, आप 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद आप पेमेंट करो, इसकी वजह से आपको लग रहा है 27.75। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता मेरा ज्यादा लग रहा है? यस, मेरा 60 पैसा ज्यादा लग रहा है, 0.60 ज्यादा लग रहा है पर डॉलर। तो डेट मींस मेरा लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, बता सकते हो कितना होगा? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कितना होगा लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? कितना होगा मेरा? देखो, मुझे कितना डॉलर पे करना होता है? मुझे 19,20,000 डॉलर पे करना होता है। ये कैसे पता चला मुझे? 2400 यूनिट्स में खरीदता हूं, है ना, और इसमें $800 पर यूनिट मेरा लगता है, पर यूनिट मेरा लगता है। यानी डेट मीन्स 19,20,000 डॉलर मेरा लगता है, जो मुझे पेमेंट करना है 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद मैं 19,20,000 डॉलर बाई करूंगा, तो बाई करने पर मेरा नुकसान होगा कितने का? मेरा नुकसान होगा पर डॉलर 60 पैसे का, है ना। 60 पैसे यानी 0.60 रुपए का नुकसान होगा पर डॉलर, 0.60 रुपए का नुकसान होगा, है ना। तो यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ₹0.60, 0.60 ये मेरा नुकसान है। तो डेट मींस मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया? 19,20,000 इंटू 0.60, यानी 11,50,000, 52,000, 11,52,000 का मेरा लॉस है। किसकी वजह से? लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, है ना। और ये नहीं होता अगर मैं शुरुआत में ही पेमेंट कर दूं, तो ये नहीं होता। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर करने की वजह से आपका इतने का लॉस हो रहा है। तो क्या हमने एक पार्ट कर लिया यहां पर? यस, हमने एक पार्ट कर लिया, ट्रांजैक्शन वाला पार्ट हमने कर लिया। हमने बेहतर तरीके से समझ लिया कि लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होगा, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे किस मैटर में पता है? हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपोजर के मैटर में, हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपोजर के मैटर में। ये हमें समझना। ये समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ज्ञान दूंगा। हालांकि मुझे इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, आता है थोड़ा बहुत आता है, लॉजिकल थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज आता है, तो मैं हल्का सा आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान देना चाहता हूं। आप समझो कितनी बार आप जाते हो शोरूम वगैरह में, मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, एंड आपको दिखता है अचानक से वाह फ्लैट 50% डिस्काउंट, फ्लैट 60% डिस्काउंट। तो वहां पर आप क्या करते हो? आप गए एक ड्रेस परचेज करने को, एक की जगह 5 उठा के ले आए। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है। मेरी मम्मी भी कितनी बार करती है। मेरी मम्मी क्या करती है, मान लो फैंसी बाजार गई या कहीं पर मार्केट गई, ठीक है, तो मान लो कुछ एक क्वांटिटी लाने से काम बन जाता है, मेरी मम्मी उसकी जगह 5 उठा के ले आती कितनी बार, और उनका आंसर क्या रहता है पता नहीं? सस्ता मिल रहा था, बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा था, तो इसलिए ज्यादा ले आए। पर अल्टीमेटली क्या होता है? खराब हो गया जाता है ना। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब क्या कि जब हमें सस्ता मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम ज्यादा खरीदते हैं, जितना हमें जरूरत नहीं है हम उससे ज्यादा खरीदते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो इकोनॉमिक एक्सपोजर से। तो यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं कि यहां पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो अभी, अब सबसे पहले आप ये समझ जाओ बिलिंग किस में हो रहा है? 25,000 रुपीज में बिलिंग होगा, ये आप समझ लो। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि मैं कौन हूं? मैं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हूं, और आप कौन हो? आप हो यूरोपियन कस्टमर,
आप हो यूरोपियन कस्टमर, मेरे कस्टमर आप हो, आप मेरे से क्या खरीदते हो, आप मेरे से एयर कंडीशनर्स खरीदते हो, और मैं अब आपको बिलिंग किस पे करता हूं, मैं रुपी में आपको बिलिंग करता हूं, मैं आपको किस पे बिलिंग करता हूं, रुपी में बिलिंग करता हूं। तो देखो ना यहां पर मुझे क्या समझाना आपको, यहां पर मुझे ये समझाना है, इसमें आ जाओ, ये वाले पे आ जाओ। पहले का एक्सचेंज रेट ये हुआ करता था, रुपी पर यूरो 51.5, 51.55। पहले ये एक्सचेंज रेट हुआ करता था, करंट एक्सचेंज रेट, मतलब समझ लो कल रात तक ही ये एक्सचेंज रेट था। पर सुबह सुबह जब यूरोपियन कस्टमर आप उठे तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ये वाला हो गया, एक्सचेंज रेट ये वाला हो गया, मतलब एक्सचेंज रेट बदल गया। ये तो हुआ कि जो पहले करंट एक्सचेंज रेट था वही तो आगे बोला इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि करंट एक्सचेंज रेट बदल गया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखता हूं यूरोपियन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे समझाना है, ठीक है। करंट एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस, मैं बात करूंगा अभी पता है किसकी, रुपी पर यूरो की बात करूंगा, क्योंकि मैं यूरोपियन कस्टमर की बात करूं तो डॉलर का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक बार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रुपी पर यूरो पहले कितना था 51.5 ऑब्लिक 51.55 था, ऑब्लिक 51.55 था, है ना। और उधर चेंज होने के बाद, करंट एक्सचेंज रेट बदल जाने के बाद, चेंज होने के बाद कितना हो गया 51.75 ऑब्लिक 51.80 हो गया। ये हो गया आपका। तो आप देखो ना यहां पर, एक बार रुको, हाँ ये हो गया। तो आप यहां पर समझो, मतलब एक्सचेंज रेट इतना था, करंट एक्सचेंज रेट रातों रात बदल के करंट एक्सचेंज रेट इतना हो गया। अब आप कौन हो, आप यूरोपियन कस्टमर हो, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप समझो आपको एक एयर कंडीशनर खरीदना है जिसका एयर कंडीशनर का प्राइस है कितना 25,000, मैंने एयर कंडीशनर का प्राइस रखा 25,000 और आपको एयर कंडीशनर एक खरीदना है। तो आप कौन हो, यूरोपियन हो, आपका होम करेंसी, फंक्शनल करेंसी क्या है, आपका यूरो है, आपका फंक्शनल करेंसी, होम करेंसी क्या है, यूरो है। आपके पास क्या होगा ढेर सारा, आप अपने अगर अपने रिश्तेदारों से, इन लोगों से सबसे उधार वगैरह लोगे, आपको क्या देंगे, वो आपको यूरो में देंगे जो भी देंगे। यानी मैं समझता हूं कि आपके पास क्या ढेर सारा यूरो है, नहीं भी तो आप अरेंजमेंट भी अपने लोकल कंट्री में, आपके यूरोप में आप यूरो ही अरेंज करोगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास रुपया कहां से आएगा, आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन आपको मुझे पेमेंट करना है रुपये में। यानी अगर आप मेरे से एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हो, मैं हूं ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको यूरोपियन कस्टमर, अगर आप मेरे से एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हो, अब आपको मुझे ₹25,000 देना पड़ेगा। पुराने दिन गए जहां पर मैं यूरो में बिलिंग करता था, तो मैं आपसे 25,000 रुपीज लूंगा, आपको मुझे 25,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो डेट मीन्स व्हाट, क्या आपको ₹25,000 की जरूरत है, यस है। और जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उसे क्या करते, खरीद लेते हैं। मुझे आईपैड की जरूरत पड़ी मैंने खरीद लिया, मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी मैंने खरीद लिया, है ना। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है हम खरीद लेते हैं। तो वैसे आपको किस चीज की जरूरत है, आपको ₹25,000 की जरूरत है, आप खरीद लो। तो खरीदने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यूरो देना पड़ेगा, आपके पास तो यूरो है। तो यूरो को सेल करके आप क्या करोगे, रुपीज खरीद लोगे 25,000। तो डेट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि यूरोपियन कस्टमर आप और आपको रुपया बाई करना है, यूरो सेल करना है ना। तो यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, रुपया बाई करना आपको, यूरो सेल करना आपको, ये मैंने लिखा यहां पर। अब बताओ कोड किसका दिया हुआ है, कोड दिया हुआ यूरो का। यूरो सेल करना है आपको कि बाई करना है, आपको तो रुपया बाई करना है, आपको यूरो सेल करना है। तो किस पे होगा, ये वाला होगा, है ना। और या फिर हम बेसिक्स में हमने सीखा था, हम टिक करते इसको, हम कहते हैं कि यूरो खरीदने का रेट महंगा, यूरो बेचने का रेट सस्ता, 51.5 बिड वाला यूरो बेचने का होता है। जो हमने कंसेप्ट सीखा था बेसिक का, बिडास को हम अलग रखते थे, कन्वर्सन को हम अलग रखते थे। तो क्या मैंने बेचने खरीदने का काम कर लिया, यस, मैं 51.5 पे रुपया खरीद सकता हूं, है ना, क्योंकि मुझे यूरो बेचना है, यूरो बेचूंगा मतलब रुपया खरीदूंगा, यूरो खरीदूंगा मतलब रुपया बेचूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक सामान बेचते हो, एक चीज खरीदते हो। जैसे मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया था, मैं सब्जी बाजार गया, सब्जी बाजार में जाके मैंने सब्जी खरीदा, तो मतलब क्या, मैंने सब्जी खरीदा और रुपया बेचा, और उस दुकानदार ने सब्जी बेचा और रुपया खरीदा। आपको ये समझना चाहिए। मतलब आज के बाद ये कहना, सारे दुकानदार जो होते हैं ना, वो दुकानदार लोग रुपया खरीदते हैं और अपना गुड्स बेचते हैं, और हम कस्टमर, हम रुपया बेच के आते हैं और गुड्स खरीद के आते हैं।
समझ में आया? तो ऐसे मैंने आपको समझाया कि यूरो आपको रुपया खरीदना है, मतलब आपको रुपया सेल करना है, तो रुपया आप सेल करोगे इस रेट पे, ये तो समझ लिया। अब कितना रुपया, कितना यूरो आपको सेल करना है, रुपया खरीदना है, यूरो सेल करना है ना, तो यूरो इस रेट पे सेल करोगे, तो यूरो कितना मैं सेल करूं कि मेरे पास 25,000 रुपीज आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्सन का यूज लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर 25,000, मुझे 25,000 रुपया खरीदना है, तो मैं कितना यूरो बेचूं और इस रेट में मैं बेचूंगा। तो आप बताओ, कोड दिया हुआ यूरो का, कोड है रुपी पर यूरो का बात कर रहा, कोड दिया हुआ यूरो का, और मुझे कन्वर्ट क्या करना है, रुपी। बेसिक क्लास में सब समझाया था, मुझे कन्वर्ट करना है रुपी, तो यहां पर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं, मैं क्या करूं यहां पर, डिवाइड करो। और या फिर जो हमारा यूट्यूब में रिविजनरी वीडियो वो देख लेना, अगर आप बेसिक वगैरह भूल गए तो, है ना, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा अगर ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होता है तो यहां पर ₹25,000 डिवाइडेड 51.50, क्योंकि मुझे 25,000 को कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ यूरो का, कन्वर्ट करना है रुपी, यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी 25,000 डिवाइडेड 51.5, 485.43 यूरो, इतना रिक्वायर्ड टू बाय ₹25,000, यानी 485.43 यूरो आपको सेल करना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट होगा टू बाय ₹25,000, ये हमें पता चला। पर सोचो ना, ये आपको पता चला, पर रातों रात क्या हो गया, एक्सचेंज रेट में धमाका हुआ और एक्सचेंज रेट बदल गया, 51.5 से 51.75 51.8 हो गया, रातों रात धमाका हो गया, एक्सचेंज रेट बदल गया। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस एक्सचेंज रेट में हमारा क्या हाल होगा। तो देखो ना, आप कौन हो, यूरोपियन कस्टमर, आपको क्या करना है, आपको रुपया खरीदना है, यूरो बेचना है ना, सेम रुपया खरीदना है और यूरो बेचना है, क्योंकि आपको ₹25,000 का रिक्वायरमेंट है एसी खरीदने के लिए, एयर कंडीशनर। तो रुपया खरीदोगे यानी यूरो बेचोगे, यूरो का कोड दिया हुआ, यूरो सेल करना है, यानी ये वाला टिक हो गया। अब कन्वर्सन की बात करते हैं, कन्वर्सन की बात करते हैं, ₹25,000 को कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ यूरो का, कन्वर्ट करना है रुपी, यानी क्या होगा, डिवाइड, यानी कितना लगेगा, 25,000 डिवाइडेड 51.75, यानी 483.09 यूरो रिक्वायर्ड टू बाय ₹25,000। तो देखो ना, रातों रात धमाका हुआ, जहां आपको 485.43 पे करना पड़ता था एक यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर खरीदने के लिए, यानी 485.43 यूरो आपको पे करना पड़ता था, उससे आपको ₹25,000 मिलता, और वो ₹25,000 आप ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए एक एयर कंडीशनर खरीद लेते थे और चेन की सांस लेते थे। पर रातों रात ऐसा हुआ कि करंट एक्सचेंज रेट बदल गया और 25,000 रुपीज खरीदने के लिए अब हमें 485.43 की रिक्वायरमेंट नहीं, अब हमें 483.09 होने से हमारा काम बन जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एसी का कॉस्ट कम पड़ गया? क्या ये डिस्काउंट नहीं है? जहां आपका 485.03 लगता था, अब आपका लगेगा 483.09। तो क्या सस्ता मिल रहा है? तो जैसे मैं आपको समझा था, मेरी मम्मी को अगर उनको सस्ता सामान मिलता है ना, वो ज्यादा उठा के ले आती है। अगर उनको सस्ता सामान मिलता है तो वो पैसे बचाती नहीं है, वो जितना पैसा और अपना और पैसा लगा के खर्च करके आ जाती। मान लो 500 रुपया मैंने दिया कुछ सामान खरीदने को, 500 रुपीज मैंने दिया कुछ गुड्स खरीदने को, मेरी मम्मी ने 450 में खरीद लिया वो गुड्स, तो मेरी मम्मी क्या करेगी, वो 50 रुपीज तो जो है वो तो खर्च करेगी, साथ में कुछ और पैसा मिला के और ज्यादा खर्च कर लेगी इस कहने पे कि वो सस्ता मिल रहा था तो ज्यादा ले लिया। तो वही खेल यहां होने वाला। यहां पर आप देखो यूरोपियन का क्या सेविंग हो रहा है, यूरोपियन का क्या सेविंग्स हो रहा है। यस, सेविंग्स इन यूरो कितना हो रहा है, 485.43 यूरो लगता था, अब 483.09 यूरो में काम बन जाएगा, यानी 2.34 यूरो का सेविंग हो रहा है, 2.34 यूरो का सेविंग हो रहा है। तो लेकिन आपको पता है मेरी मम्मी 2.34 यूरो का सेविंग हो रहा है तो इतना नहीं खरीदेगी, इससे ज्यादा खरीदेगी। कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5, यानी कहने का मतलब ये कि अगर प्राइस घटेगा ना तो 1.5 टाइम्स उसका जो सेविंग्स हो रहा है उसका 1.5 टाइम्स खर्च किया जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम कम जितना खरीदते तो उतना भी कम खरीदेंगे 1.5 टाइम्स। तो यहां पर आप देखो प्राइस क्या हुआ, घटा ना, तो हम उसका 1.5 टाइम्स हम खर्चा करेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि आप इतना खर्चा करोगे, इतना नहीं, इसका 1.5 टाइम्स खर्चा करोगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 होता ना तो जितना सेविंग्स होता उतना हम खर्चा कर देते एक्स्ट्रा एयर कंडीशनर खरीदने के लिए।
अगर प्राइस इलास्टिसिटी 2 होता तो उसका 2 गुना खर्चा करते। यहां पर क्या दिया हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 दिया हुआ है, तो मतलब मेरा कहना है कि प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है 1.5 टाइम्स, है ना। देयरफॉर एडिशनल परचेज जो हम करेंगे ना वो 2.34 यूरो का नहीं करेंगे, इसका 1.5 टाइम्स करेंगे, इसका 1.5 टाइम्स करेंगे, यानी 2.34 इंटू 1.5 कितना हो रहा है, 3.51 यूरो। इतना हम खर्च करेंगे, इतना हम खर्च करेंगे। तो देखो ना, जहां पर हम 485.43 खर्च करते थे, जहां पर हम इतना खर्चा करते थे, अब हम और एक्स्ट्रा इतना खर्चा और करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक काम कर दो, दो बेसिस है, दोनों बता दे दो, पर पहले परसेंटेज का बता दो, चलेगा। चलो कर लेते हैं, चलो यहां पर आ जाते हैं आराम से। इसका देखिए दो तरीका है, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं ऑल्टरनेटिव 1, यहां पर लिखता हूं ऑल्टरनेटिव 2, दोनों समझा दूंगा, क्योंकि आईसीए का परसेंटेज है वो भी मुझे आपको बताना चाहिए। आप ऐसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं तो सिंपलेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूं। देखो आप यहां पर समझो मेरी बात, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, क्या मेरा 2.34 यूरो का सेविंग हो रहा है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, बेटर रहेगा, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, ऐसे भी हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी होगा, पर मैं एक काम करता हूं ज्यादा इजी बनाने के लिए, ज्यादा बेटर करने के लिए काम करता हूं मैं। तो यहां पर ये बताओ, ये जो 2.34 यूरो, ये तो आपका सेविंग्स क्या पर यूनिट है ना, एक यूनिट पे आपका 2.34 यूरो का सेविंग्स है कि नहीं, पहले ये बता दो, ये एग्री कर लो। हाँ देखो ना, हम तो ₹25,000 ये सारा जो हम हिसाब कर रहे हैं, ये तो पर यूनिट का ही तो हिसाब कर रहे हैं, पर यूनिट पे तो आपका ₹25,000 लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं सेविंग्स इन यूरो मेरा जो हो रहा है 2.34 यूरो पर यूनिट मेरा सेविंग्स हो रहा है। तो देयरफॉर क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, टोटल सेविंग्स मेरा कितना होगा, 2400 यूनिट्स टोटल में खरीदता हूं ना, तो मेरा टोटल सेविंग्स कितना होगा, 2.34 यूरो इंटू 2400 यूनिट्स, ये मेरा टोटल सेविंग्स है, इंटू 2.34 कितना, 5616 यूरो का, इतना मेरा सेविंग्स है। लेकिन क्या मैं अब 5616 यूरो खर्च करके आऊंगा कि मैं इसका 1.5 टाइम्स खर्च करूंगा, मैं इसका 1.5 टाइम्स खर्च करूंगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो है अगर 1 होता तो इतना ही मैं खर्च करता। तो एग्जाम में आप देख रहे हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी क्या दिया हुआ, अगर 2 दिया तो इसका डबल, अगर 1.5 दिया तो इसका 1.5 टाइम्स, तो यहां पर दिया हुआ है 1.5 टाइम्स, है ना। तो डेट मीन्स एक बार इसको मिटा ही रहा हूं, देयरफॉर एडिशनल यूरो incurred for additional AC purchased, कितना आप एडिशनल यूरो खर्चा करोगे बताओ। 5616 यूरो तो मेरा सेविंग हो रहा है, पर जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेरी मम्मी को कुछ सामान सस्ता मिलता है, कुछ सेविंग होता है, तो उससे ज्यादा खरीद के आ जाती है, कहती कि सस्ता मिल रहा था। तो वैसे यहां पर 1.5 टाइम्स आप इसका पैसा खर्चा करोगे, 1.5 टाइम्स 8424 यूरो आप एक्सपेंडिचर करोगे, 8424 यूरो आप एक्सपेंडिचर करोगे। फिर से रिपीट करो, मैं आपको, सुनो मेरी बात, आप हो यूरोपियन कस्टमर, आप हो कौन, यूरोपियन कस्टमर, आप पहले ₹25,000 आपको खरीदना है, क्योंकि आपको मेरे से एसी खरीदना है। तो आप पहले 485.43 यूरो देखिए एक एसी खरीदते थे, एक सिंगल यूनिट ऑफ एसी, पर बाद में आपका रेट चेंज होने की वजह से 483.09 में आप एक एसी खरीद पाओगे। तो मेरा एक एसी खरीदने पर, मेरा नहीं आपका, आप कस्टमर हो, आपका एक एसी खरीदने पर 2.34 का सेविंग हो रहा है। तो टोटल 2400 एसी खरीदने पर कितने का सेविंग होगा, 5616 यूरो का सेविंग होगा। पर जितना आपका सेविंग होगा उसका 1.5 टाइम्स आप खर्चा करोगे, यानी आप खर्चा करोगे 8424 यूरो, इतना आप खर्चा करोगे। तो आपका एडिशनल एसी कितना परचेज होगा, कितना होगा। अब देखो आप बताओ मुझे, अब आगे आपका जो सेविंग होगा वो इस पे, इस रेट पे आप एसी खरीदोगे कि इस रेट पे, अरे नए वाले रेट पे।
करंट एक्सचेंज रेट बदल गया, नए वाले रेट पे तो आप एसी खरीदोगे, यानी 483.09 पे तो आप एसी खरीदोगे, पुराने रेट को तो गया दिन, अब रातों रात रेट बदल चुका है, इस रेट पे आप एसी खरीद सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8424 यूरो में खर्चा करूंगा और एसी खरीदने के लिए, और एक एसी खरीदने पर मेरा पड़ेगा कितना, 483.09 यूरो, यानी कितना एडिशनल एसी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 483.09 यूरो, यानी 17.43 यूनिट्स, है ना, जिसको मैं लिखूंगा अप्रोक्स 17 यूनिट्स। ये था आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर की वजह से आप एडिशनल, आपका कस्टमर जो है, आप हो कौन, यूरोपियन कस्टमर, आप 17 यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीदोगे। छोड़ो वो परसेंटेज वाला नहीं रखते, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा मैं आपका। एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा, आप देखोगे करंट एक्सचेंज रेट, आप देखोगे नया रेट, आप देखोगे दोनों में क्या सेविंग हुआ, आपका पता चल गया 2.34 यूरो का सेविंग हुआ। चलो टोटल कितना सेविंग हुआ, इंटू 2400 यूनिट्स कर दिया, टोटल सेविंग आ गया। अब ये टोटल सेविंग का 1.5 टाइम्स हम खर्चा करेंगे, यानी 8424 यूरो हम खर्चा करेंगे, और एक एयर कंडीशनर खरीदने का खर्चा होगा 483.09। तो डेट मीन्स व्हाट, 17 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा खरीदोगे, ये हमें पता चला। तो 17 यूनिट जो हम एक्स्ट्रा खरीदेंगे ना, यही हमारा क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर से फायदा होगा। आप ज्यादा खरीदोगे तो ऑब्वियसली मेरा फायदा ही तो होगा, आप ज्यादा खरीदोगे तो क्या होगा, मेरा फायदा होगा। तो यहां पर मैं देखूंगा मेरा गेन हो रहा है, क्योंकि मैं यहां पर कस्टमर जो है वो कम नहीं खरीद रहा, कस्टमर ज्यादा खरीद रहा है, क्योंकि कस्टमर का फायदा हुआ। आप ज्यादा खरीद रहे हो क्योंकि दाम कम हो गया, प्राइस कम हो गया, आप ज्यादा खरीद रहे हो, तो आप ज्यादा खरीदोगे तो मेरा तो फायदा हुआ। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर है, इकोनॉमिक एक्सपोजर है, कि मेरा यूनिट्स बढ़ रहा है। यूनिट्स बढ़ना इस वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपोजर, यानी मैं ज्यादा यूनिट्स आपको सेल कर पाऊंगा क्योंकि रेट में चेंजेस हुआ। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा पता, देयरफॉर गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, या फिर आप इसे इकोनॉमिक एक्सपोजर भी कह सकते हो। तो देखो ना, मैं 17 यूनिट्स अब आपको बेचूंगा एक्स्ट्रा, है ना, ये इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपोजर का गेन आएगा। मैं 17 यूनिट्स में ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 17 यूनिट्स किस प्राइस पे बेचूंगा, 25,000 में आपको मैं 17 यूनिट्स बेचूंगा, 25,000 रुपीज में 17 यूनिट्स बेचूंगा। तो ये मेरा क्या आएगा, रेवेन्यू का पार्ट, ये मेरा हो गया रेवेन्यू का पार्ट। तो क्या हुआ, मेरा खर्चा भी तो लगेगा, मेरा खर्चा भी तो लगेगा। तो खर्चा मेरा कितना लगेगा, मेरा 17 यूनिट्स पे $800 करके खर्चा लगेगा, मेरा 17 यूनिट्स पे $800 करके, क्योंकि एक कंपोनेंट में यूएस से खरीदूंगा और वो मेरे से $800 का पेमेंट लेगा। और $1 में पेमेंट तो इसका कब करता हूं, 6 महीने के बाद। तो $1 का पेमेंट करने का रेट क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा 6 मंथ्स वाला, है ना, ये रहा $1 पेमेंट करने का, यानी 27.75 होगा, क्योंकि मुझे डॉलर बाई करना है, मुझे डॉलर बाई करना है, यानी महंगा, दैट मीन्स इंटू 27.75, यानी ये क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट भी आप लिख सकते हो। रुक जाओ एक बार, यहां मैं लिखता हूं, ये क्या है, ये रेवेन्यू है, ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया आपका, ये है ना। तो ये हमें पता चले दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या बताओ, मेरा रेवेन्यू आपसे आएगा, आप एडिशनल यूनिट्स परचेज करोगे, और उतना ही यूनिट्स मुझे और कंपोनेंट खरीदना पड़ेगा यूएस से $800 पर यूनिट देके, और एक यूनिट का 27.75 कॉस्ट पड़ता है, ये मेरा लगेगा। क्या इसके अलावा भी मेरा कुछ लगेगा, मैं देख लेता हूं। यहां पर अब देखो दो चीज और दिया हुआ है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। मैंने फिक्स कॉस्ट आपको समझाया था कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, यानी मैंने आपको लिखाया भी था यहां पर, देखो 24 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है, ये रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। हमने फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर दिया ऑलरेडी पहले। तो ये 17 यूनिट्स में एडिशनल परचेज करूंगा, इसकी वजह से मेरा 17 यूनिट्स में आपको एडिशनल सेल करूंगा, उसकी वजह से मेरा और कोई फिक्स खर्चा नहीं लगने वाला है। मेरा लगेगा तो क्या, वेरिएबल खर्चा, यानी जैसे मैं आपको समझा था, कैलकुलेटर बना रहा हूं मैं, कंपोनेंट खरीद के कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो कैलकुलेटर का जो कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह लगेगा, उसका वेरिएबल खर्चा तो हो गई। तो वैसे एसी को बनाने का वेरिएबल खर्चा होगा आपका, पर यूनिट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट तो ये आपका नहीं लगेगा, जरूरत नहीं है, ये 1500 आपका पर यूनिट लगेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर -17 यूनिट्स इंटू ₹1500। क्या ये मेरा नहीं लगेगा, यस ये मेरा लगेगा। और ये मेरा क्या हो गया,
वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। डू नॉट टेक फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹1000 पर यूनिट, ये मत लेना आप, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए ना, हमें समझ में आ गया। यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या पता चला, पता शॉर्टकट में कर सकता हूँ, लॉन्ग कट में कर सकते हैं, तो मैथ से आप ऐसे भी करोगे, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 17 यूनिट्स कॉमन है, यहाँ पर 17 यूनिट्स कॉमन है, यहाँ पर 17 यूनिट्स कॉमन है, और हम क्या करते हैं, इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। $800 मुझे पर यूनिट खरीदना होता है, और $1 का प्राइस है 27.75, यानी 22,200 आपका ये आ रहा है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बोलो ना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 17 यूनिट्स इंटू ₹25,000 माइनस ₹22,200 ये वाला, और माइनस ये 1500 ₹1500 ये वाला, है ना। मैं यहां पर फिर से एक काम करता हूं, इसको इससे जोड़ देता हूं, इसको इससे जोड़ देता हूं, ये हो गया, और 17 यूनिट्स मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। स्कूल का मैथ्स किया मैंने और कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो आप बताओ 25,000, 22,000 यानी 2,800 और 1,500, 1,300 का आपका फायदा हो रहा है। 17 यूनिट्स इंटू रुपीज 1,300, 1,300 कितना आया, 22,100 रुपीज का। ये मेरा क्या है पता है, ये है मेरा गेन ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपोजर। गेन ड्यू टू व्हाट, इकोनॉमिक एक्सपोजर मैंने निकाल लिया। तो मैंने दो चीजें निकाला, मैंने दो चीज निकाला, क्या, फिर से बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में। एक तो मैंने पहले निकाला था, एक तो मैंने पहले क्या निकाला था, यहां पर लॉस निकाला था ड्यू टू लॉस निकाला था ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। जो रुपये पर डॉलर का बदलाव था ना 60 पैसे का, वो लॉस निकाला था ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। मतलब मैं ये कह सकता हूं मैंने क्या क्या निकाला, मैंने निकाला ए लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। कितना निकाला मैंने, 11,52,000 ये निकाला। फिर दूसरा निकाला मैंने गेन ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर से मेरा एक्सपोजर से मेरा क्या हुआ, गेन हुआ 22,100। तो लॉस और गेन तो माइनस होगा, तो मतलब इतना लॉस हुआ, 11,52,000 का लॉस हुआ और 22,100 का तो फायदा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपोजर से। तो क्या मैं नेट नहीं कर सकता, मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ ना, आप बताओ ना, लिख सकता हूं कि नहीं, मैं यहां नहीं लिख सकता देयरफॉर नेट लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, यानी ऑपरेटिंग एक्सपोजर लिख देता हूं, चलो इनका वर्ड है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। कितना होगा बता दो ना, कितना होगा, 11,52,000 माइनस 22,100 यानी 11,29,900, ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए हमने आंसर निकाल लिया, अब हम इंस्टीट्यूट का आंसर को वेरीफाई करते हैं, वो तो करना बहुत जरूरी है। तो देखो हमारा आंसर तो सारा चीज परफेक्ट है, कहीं पर कोई गिला शिकवा छोड़ा नहीं है मैंने, आंसर सारा परफेक्ट है। बस एक शिकायत है मुझे इंस्टीट्यूट से, और वो हमेशा ही रहती है। देखो 11,52,000 हमने निकाला था, प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजेक्शन, लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर मतलब डिक्लाइन इन प्रॉफिट, इसका उल्टा लॉस ही होता है ना। तो यहां पर आप देखो इन्होंने क्या गलती की, एक तो इन्होंने बहुत खिचड़ी पकाया, लंबा चौड़ा हिसाब निकाला जिसकी जरूरत नहीं थी, जो कि कंसेप्चुअली आपको समझ में बहुत कम आएगा। पर इन्होंने यहां पर क्या लिखा ना, आंसर देखो परफेक्ट है, आंसर हमारा देखो 11,29,900 हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट है पूरा का पूरा आंसर हमारा, आंसर में कोई शिकायत नहीं है। पर सबसे पहला तो इनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका गलत है। एक तो इन्होंने पहले आंसर को ही गलत किया था, फिर बाद में इनका आदत है जब कभी भी आंसर गलत करते तो लास्ट में लिखते ऑल्टरनेटिवली और एक सॉल्यूशन दिखा देते आपको, अपनी गलती को ये इस तरीके से छिपाते ऑल्टरनेटिवली, मतलब ये कभी नहीं मानेंगे कि हमारी गलती है। यहां पर इन्होंने क्या गलती किया पता है, फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया, इन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया, ज्यादा होशियार बन रहे थे, फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया। और फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड तो कैसे कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया, एक ऑल्टरनेटिवली वर्ड लाए, और ऑल्टरनेटिवली वर्ड लाके अरे पहले वाला हटाई दो ना, क्यों कंफ्यूजन करो बच्चे को, अभी कम से कम नया टेस्ट योर नॉलेज में ये क्वेश्चन डाला, कम से कम वहां तो हटा देते।
इतना तो समझदारी दिखा देते कि हम गधे हैं, कि हमें इतना समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो। यहां पर ये सारा गलती वो करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली डाल रहे हैं। अब बच्चा तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि एग्जाम में ये लिखूं कि ये लिखूं। अरे आपको ये लिखना है, ये गलत है इनका। ऑल्टरनेटिवली जहां लिखता है ना, मतलब समझ जाओ पहले वाला इनका गलत है, तभी वो ऑल्टरनेटिवली लिखते हैं। और आज की आदत नहीं, मैं 5 साल से देख रहा हूं इनको मैं, ठीक है, 5 ईयर से देख रहा हूं मैं। तो ये गलती किया। और दूसरा चीज इन्होंने क्या गलती किया पता है, इन्होंने लिख दिया सीधा ऑपरेटिंग एक्सपोजर से इतना का नुकसान हुआ। अरे कहां, ऑपरेटिंग एक्सपोजर से तो फायदा हुआ है हमारा। इनको बस क्या लिखना था पता है, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू बोथ ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। यहां पर ये वर्ड लिखना था, ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। यानी अल्टीमेटली इनका लास्ट का आंसर भी गलत है, इनका आंसर भी यहां पर गलत है। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि इनका क्या गलती है और इनका गलत मैं क्यों पढ़ाऊं। यहां पर तो कोई सेंस ही नहीं बना, आंसर तो हमारा सही है, पूरा परफेक्ट है यहां पर हमारा। बस इनका लिखने का तरीका गलत है, इनका प्रेजेंटेशन मुझे समझ में है वो गलत है, समझ में नहीं है वो गलत है। तो देखो ये रहा हमारा क्या, यूरोपियन कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू वाला। और अगर मैं यहां पर लिखूं, चलो मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। ये बी था ना हमारा, इसे मैं ए बना देता हूं, ठीक है। एक बार इसको काट देता हूं, इसका जरूरत नहीं है, तब यहां पर कंप्लीट हो जाए। ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से क्या आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमने निकाला था ऑलरेडी। बस यहां चिपका देते, बात खत्म हो गया। तो यहां पर लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर हमने निकाला 11,52,000, ये पॉइंट नंबर ए था हमारा। और पॉइंट नंबर बी में मैंने निकाला था यूरोपियन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने निकाला था गेन, है ना, 22,100 का मैंने गेन निकाला। और ये दोनों मैंने लिखा यहां पर, और मैंने बता दिया ओवरऑल आपका नेट लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या हुआ। तो चलिए ना, एक बार तो बनता है, क्या बनता है, इस क्वेश्चन को रिवाइज करना बनता है, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन को रिवाइज करना बनता है। तो ये तो पहले गंदा हो गया, इसको थोड़ा सा मुझे रब करने दो। अगर आपको लगता है नहीं चाहिए तो छोड़ो, रिवाइज मत करो, आप चले जाओ छोड़ के हमें। पर मैं तो एक बार रिवाइज करा दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। मैंने तो ये सीखा है जिंदगी में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना ज्यादा करते हैं ना उतना ज्यादा हम सीखते हैं। मैं आज भी सीखता हूं बहुत सारी चीजें। तो यहां पर देखो एमएस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स था, सबसे पहला पार्ट एकदम इजी था, जहां पर इन्होंने बोला ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। और दोनों के केस में ट्रांजेक्शन एक्सपोजर बताओ। तो हमने देखा डॉलर में हमारा लॉस आ रहा था ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से, आई थिंक 9,60,000 आ रहा था लॉस। और उधर यूरो के केस में भी हमारा लॉस आ रहा था। पॉइंट नंबर ए का बात कर रहा हूं, वहां पर दोनों का ट्रांजेक्शन एक्सपोजर था, वहां 6 लाख का प्रॉफिट आ रहा था। तो ओवरऑल 3,60,000 का लॉस आ रहा था ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। फिर पॉइंट नंबर बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एंड अच्छा पॉइंट था यहाँ पर। पॉइंट नंबर बी में हमें बताया कि करंट एक्सचेंज रेट बदल चुका है। तो पहले तुमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का हिसाब किया करंट एक्सचेंज रेट को 6 महीने वाले से, जो चेंज वाला करंट एक्सचेंज रेट है उसको 6 महीने 6 मंथ से कंपेयर किया, हमने निकालिया 11,52,000 आई थिंक आया था हमारा। हाँ, तो इतना हमारा आया था, ये आपका लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था। फिर मैंने आपको समझाया था ऑपरेटिंग एक्सपोजर। मैंने आपको बताया था कि आप ये देखो, आप कौन हो, यूरोपियन कस्टमर, आप देखोगे कि ₹25,000 पुराने स्पॉट रेट में, जो बदलने से पहले का आपका ₹25,000 खरीदने के लिए पर यूनिट के लिए आपका कितना यूरो लग रहा है, ये आपको देखना है। तो हमने यहां पर देखा था कि आपका यूरो लग रहा था कितना, 485.43 लग रहा था। पर जैसे करंट एक्सचेंज रेट बदला, आपका अब लग रहा है यूरो 483.09। तो डेट मींस आपका 2.34 यूरो का सेविंग हो रहा था पर यूनिट, यानी 2400 यूनिट का कितना सेविंग हो रहा था, 5616 यूरो का सेविंग हो रहा था। अब जितना सेविंग होगा उसका 1.5 टाइम्स आप खर्चा करोगे, इंटू 1.5 किया तो पता चला 8424 यूरो आप खर्चा कर सकते हो। और एक यूनिट अभी खरीदने को जाएंगे तो रिवाइज वाला रेट ही तो होगा, 483.09 आपका खर्चा पड़ने वाला। तो हमने डिवाइड कर दिया 483.09 से, पता चला मैं 17 यूनिट्स अप्रोक्स आप एक्स्ट्रा खरीदोगे। तो अगर आप 17 यूनिट्स अप्रोक्स एक्स्ट्रा खरीदोगे तो मेरा 17 यूनिट्स पे फायदा होगा, मतलब मेरा रेवेन्यू आएगा 17 यूनिट्स में 25,000 करके। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मेरा सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट मेरा लगेगा 17 यूनिट्स का $800 करके, $1 का प्राइस है 27.75, क्योंकि मेरा
$800 इनकर होता है पर यूनिट खरीदने पर। और सर ने फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं लेना, इन्होंने गलती किया, फिर ऑल्टरनेटिवली डाला, मुझे नहीं लेना है, मुझे लेना है वेरिएबल कॉस्ट 15 रेड पर यूनिट करके 17 यूनिट्स का। तो मैंने इससे निकाला 22,001 रेड का मेरा गेन हो रहा है। तो एक तरह मेरा नुकसान हो रहा है 11,50,000, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में मेरा 11,52,000 का नुकसान हो रहा है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर में मेरा 22,100 का फायदा हो रहा है। यानी डेट मींस ओवरऑल नेट पे मेरा 11,29,900 का मेरा लॉस हो रहा है ड्यू टू बोथ ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। और इनका गलती है बहुत सारी जगह पे जो मैंने आपको बताया था, एंड ये हमारा आंसर करेक्ट भी, आंसर तो मैच कर ही रहा है, बस इनका वर्डिंग गलत लगा मुझे, एंड कुछ कुछ जगह में इन्होंने जो गड़बड़ी किया। तो चलिए ठीक है, वो उनकी आदत है करने की, वो कभी नहीं सुधरेंगे। तो यहां पर ये आंसर हमारा खत्म होता है।